बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का फिनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर कंटिन्यूएशन है। इसमें 2 से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम जिन लेक्चर्स की बात करेंगे उन लेक्चर्स में आपका जर्नल, ट्रायल बैलेंस और लेजर पहले कवर हो जाएगा। देखो, जर्नल, ट्रायल बैलेंस और लेजर पहले क्यों कवर हो जाएगा एक ही लेक्चर में? 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर होगा, क्योंकि ये 3 कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो 11th में भी थे, पढ़ रखे होंगे तुमने। तो इस वजह से हमारा जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, मान लो एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000। इसमें से पहचानने वाली बात है, तुमको पहचानना है कि कितना चीज़ जर्नल को बिलोंग कर रहा है, कौन सा चीज़ लेजर को बिलोंग कर रहा है, कौन सा चीज़ ट्रायल बैलेंस को बिलोंग कर रहा है। हम सारी चीज़ें इसी एक एंट्री के बेसिस पे पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। फर्नीचर, पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन, जो पहला चैप्टर नहीं, पहला दूसरा चैप्टर जिसमें मैंने रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग वाले स्टेप समझाए थे, तो मैंने सिखा रखा था कि क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकाउंट्स के बेसिस पे, और अकाउंट्स हमारे पास होते हैं 3। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट में सिखा रखा है मैंने कि स्टूडेंट्स जितने भी आपके एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज़ आती हैं, और इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतनी चीज़ें तुम लोग को याद है 11th की। पर्सनल अकाउंटिंग में मैंने बोला था कि नेम ऑफ पर्सन NOP, या फिर अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब कुछ व्यक्तियों का समूह है जिसका कोई नाम दिया है, या बिजनेस का नाम है A लिमिटेड, B लिमिटेड, वो सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में। इसमें क्या सिखा रखा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और उसके बाद नॉमिनल अकाउंटिंग में आते हैं, जिसमें जो चीज़ें इसमें और इसमें नहीं आती वो किस में आ जाती हैं? नॉमिनल अकाउंटिंग में। उंगलियों पे गिने तो 4 चीज़ें होती हैं: एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम। गेन को आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये चीज़ सीख रखा है तुमने, ये गोल्डन रूल है, ये क्लासिफिकेशन है, ये जर्नल का सबसे पहला पॉइंट बन जाता है। किताब में आपको सबसे पहले ये चीज़ करने मिलेगी। एक चीज़ समझना, जब हम जर्नल में किसी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। अब जर्नल का फॉर्मेट देख लो। जर्नल के फॉर्मेट में होती हैं 5 लाइन। पहली लाइन है डेट, दूसरी लाइन है पर्टिकुलर्स, तीसरी लाइन लेजर फोलियो जो 1 से 2 सेंटीमीटर की बनती है, क्योंकि स्टूडेंट थ्योरेटिकल नॉलेज पे आपने इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। फिर आता है डेबिट और फिर आता है क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। अब हम अगर एंट्री रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो जो डेबिट का आइटम होता है वो पहले लिखा जाता है, और 2 करने के बाद हम लिखते हैं क्रेडिट का आइटम। डेबिट के आइटम के सामने हम डेबिट का अमाउंट भरते हैं, और क्रेडिट के आइटम के सामने हम क्रेडिट की अमाउंट भरते हैं। और एक चीज़, नरेशन लिख देते हैं। नरेशन 3 से 6 वर्ड का एक स्टेटमेंट होता है, एक फ्रेज होता है, जो पढ़ने वाले के लिए, या आप ही अगर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रेफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक काम क्या करता है? रेफरेंडम का। रेफरेंडम का काम करने का मतलब है आपको
तुरंत से याद आता है अच्छा ये उस दिन का ट्रांजैक्शन था, मिस्टर ए से किया है, मिस्टर बी से किया है। मान लो यही कोई ट्रांजैक्शन तुमने लिखा और लिखा बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर के, तो याद आ गया ना, पता चल गया ना अच्छा कभी कब बकाया था। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जर्नल के बारे में, वो होती है डेट। ट्रांजैक्शन जब और जहाँ अकर हो रहे हैं उनको हम लिखते हैं, और क्योंकि डेट के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है इसी वजह से जर्नल को पता है हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकली जर्नलाइज्ड। क्रोनोलॉजिकली का क्या, क्रोनोलॉजी का बहुत तुमने शब्द सुना होगा काफ़ी जगह, चीज़ों की क्रोनोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजी मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस में चीज़ें चल रही, केवल वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है। सीक्वेंस कौन से ऑर्डर में, यहाँ पे डेट हमारे क्रोनोलॉजी का बेसिस है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसी डेट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ 1 अक्टूबर रिकॉर्ड किए, इसके नीचे लाके तुम 27 जुलाई का रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? क्योंकि ऑफकोर्स 2 जुलाई 2 अक्टूबर से पहले आएगा तो वो पहले जाएगा। ठीक है, बेसिक जो चीज़ें हैं जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कवर किए हुए हैं ये चैप्टर, वो तुमने समझ ली, क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है समझने वाली, जो तुम लोगों में एक हाईलाइटेड टॉपिक बना के दिया हुआ है, ज़रा ध्यान देना। Fill this, इसमें there is no ink. देखो जो चीज़ तुम्हारे बुक में हाईलाइट करके दी हुई है, यार ये क्या हो गया इसे, ब्लू से ही लिखते हैं। गुड्स के अकाउंट की हम बात कर रहे थे। गुड्स को पहले समझ लो, हम गुड्स किसे कहते हैं, जिस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में ट्रेडिंग हो रही है वही आपके लिए गुड्स है। मतलब मान लो अगर ABC ने कंपनी खोली, ABC टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सटाइल समझ के नाम समझ के आ रहा है कि हाँ यहाँ पे फैब्रिक और थान कपड़े के बेचे जाते होंगे, तो इनके लिए टेक्सटाइल क्या है, गुड्स है। अब ये गुड्स का जो अकाउंट होता है ना, 4 होता है, मगर चारों में से कहीं भी गुड्स का नाम नहीं आता है। पहले अकाउंट का नाम हो जाता है परचेजेस, दूसरे अकाउंट का नाम हो जाता है परचेज रिटर्न्स, ठीक वैसे ही तीसरे अकाउंट का नाम हो जाता है सेल्स, और अंतिम अकाउंट का नाम हो जाता है सेल्स रिटर्न। इज दैट ओके? यही है गुड्स के अकाउंट, परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रही हूँ, देखना। मगर अगर हम बात करते हैं उसी बिजनेस की जिसके बारे में मैंने भी एग्जाम्पल लिया कि ABC टेक्सटाइल लिमिटेड, तो उनके लिए गुड्स क्या है, टेक्सटाइल। तो क्या फर्नीचर परचेज करने पे इनको गुड्स का खरीदना मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे सर्व कर रहा है एज एन फिक्स्ड एसेट, एंड बिकॉज इट इज सर्विंग एज अ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे एंट्री रियल अकाउंट की तरह जाएगी, तो डेबिट क्या होना चाहिए, एसेट। तो एंट्री बन जाती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आगे क्या क्रेडिट होगा बताओ? कैश भी तो एसेट है, और जब हम फर्नीचर लिए तो कैश दिए, तो कैश चला गया ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू कैश।
मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि गुड्स के अलावा अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको परचेज और सेल नहीं कहने का। अब यहाँ पे बात और गहराई में जाके समझो। परचेज कर रहे हो अगर तुम गुड्स तो तुम्हारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, डेबिट हो जाएगा। पर एक बात समझो, तुमने 10,000 के गुड्स परचेज किए जिसमें से 2,000 तुमने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिफेक्टिव था। तो तुम जब शॉपकीपर के पास 2,000 का गुड रिटर्न करने गए तो शॉपकीपर ने तुमसे क्या बोला, ये लो बेटा तुम्हारे 2,000। तुम बोले थैंक यू शॉपकीपर अंकल। तो परचेज रिटर्न में तो तुम्हें अपना पैसा दोबारा प्राप्त हो गया, कह सकते हो एक तरह से इनकम हो गया। तो एक ट्रिक सिखा रही हूँ, अगर परचेज एक्सपेंस है तो उसका उल्टा परचेज रिटर्न को इनकम मान लो, और इनकम भी आती है नॉमिनल अकाउंट में तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यही बुद्धि यहाँ लगा दो। भाई सेल्स बड़ी जेन्युइन सी बात है, बिजनेस का मेन इनकम है, इसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं कि नहीं? तो फिर क्रेडिट कर दो, नॉमिनल अकाउंट ही है, क्रेडिट कर दो। इसी का उल्टा मान लो, तुमसे कस्टमर ने लेके गया 10,000 का माल जिसमें से 2,000 डिफेक्टिव निकला, बोला भैया इसको तुरंत वापस करो, मेरे 2,000 निकालो। तो तुम्हारा तो सेल्स रिटर्न तुम्हारे लिए, फिर अगर इनकम है सेल्स तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है, और बीइंग नॉमिनल अकाउंट इट विल बी डेबिट। अच्छी बात क्या है, सारे ही नॉमिनल अकाउंट हैं। बोलो क्लियर है बात? तुम्हारी बुक में, तुम्हारे सिलेबस में तुम 10 पेज पढ़ो, 20 पेज पढ़ो, पूरा का पूरा चैप्टर यही सारे टॉपिक को कवर करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब हम जल्दी से जर्नल का एक क्वेश्चन लगाते हैं। जो क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की किताब में अंतिम का क्वेश्चन है। 1 2 3 आपने सॉल्व करना है 4th के बेसिस पे। आइए चलिए 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। शो द डुअल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000, परचेज डिलीवरी वैन ऑन क्रेडिट फॉर 4 lakh, paid 5,000 to a supplier of goods on credit. The proprietor withdrew 2,000 from the bank account of business for personal use. Purchase goods from Hamid on credit rupees 5,000. देखो तुम्हारे क्वेश्चन में तो काफ़ी कम मांगा है, मगर हम जर्नल को सॉल्व करने के साथ साथ उसने बोला कि केवल हमें ये बताओ कि एसेट और लाइबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम वो भी बताएंगे और साथ ही साथ उसमें उसकी जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। आपने यहाँ पे एक जर्नल बना दिया और अपने ही पेज में नीचे आप अफेक्ट लिखते चलिएगा। क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन का। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। हैव अ लुक। परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000। सिंस बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन डेट, तो हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 करके अरेंज करेंगे। ज़रा ध्यान देना। कह रहा है आपने गुड्स खरीदे कैश में। मैंने क्या बताया था कि परचेजेस अकाउंट किसके लिए खुलता है, गुड्स के लिए, और यहाँ गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हाउ मच 8,000। अभी देखो हमें अभी इफेक्ट भी मांगा है इस क्वेश्चन में, तो इफेक्ट में आप लिख दो एंट्री नंबर 1, एसेट में क्या डिक्रीज हो रहा है, कैश। कैश विल डिक्रीज बाय 8,000। और कुछ कहना चाहोगे? स्टॉक विल इंक्रीज बाय 8,000। आगे बढ़ाएं बात। नंबर 2 देखिए। हाँ, नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज्ड लिख दो। अच्छा, बीइंग गुड्स बॉट भी लिख सकते हो अगर
2-3 लेटर एक्स्ट्रा लिखने में हाथ दर्द हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, परचेस्ड डिलीवरी वैन ऑन क्रेडिट। डिलीवरी वैन क्या है? गुड्स है, एसेट है। तो क्या यहाँ पे हमें परचेज लिखना सही रहेगा? नहीं, डिलीवरी वैन लिखेंगे आप। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे लाए, और किससे लाए उसका नाम नहीं पता, तो क्या कर दें? टू क्रेडिटर। डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट आपका नरेशन है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ पे आपने परचेज लिखना है और कहाँ पे आपने एसेट का नाम लिखना है। तो भाई डिलीवरी वैन थी हमारी 4 लाख की। आइए स्टूडेंट्स अब ज़रा हम इसका इफेक्ट देखते हैं। भाई देखो, एसेट में डिलीवरी वैन बढ़ गया, ठीक है, तो एसेट विल इंक्रीज बाय 4 लाख। अब ये परचेज किस पे हुआ है? क्रेडिट पे, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स विल आल्सो इंक्रीज बाय 4 लाख। बोलो बात सही है? आगे बढ़ते हैं, हमारी थर्ड एंट्री पे, ज़्यादा एंट्री नहीं है, बस 5 है। पेड 5,000 टू अ सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स आपने परचेज किए थे क्रेडिट पे, अब जाके उस सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिटर कितने से घटेंगे? 5,000 से। अब ज़रा ध्यान देना, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे हम कर देंगे, सॉरी इट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सप्लायर हैज़ प्रोवाइडेड अस द गुड, तो यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 5,000। स्टूडेंट्स अफेक्ट देखेंगे, एसेट में कैश विल डिक्रीज बाय 5,000 एंड लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स विल डिक्रीज बाय 5,000। देख रहे हो ट्रेंड? आखिरकार सारा बैलेंस शीट कहीं ना कहीं से आके इक्वल हो ही जा रहा है। अच्छी बात है, मतलब एंट्री सही जा रही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो बीइंग सेटलमेंट ऑफ सप्लायर। स्टूडेंट नंबर 4 देखिए, द प्रोप्राइटर withdrew 2,000 from the bank account of business for personal expenses। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट याद है? याद है ना? तो प्रोप्राइटर अगर विथड्रू कर रहा है, वो ड्राइंग्स कर रहा है, और ऐसे में ड्राइंग्स बिजनेस का क्या बन जाते हैं? एक्सपेंसेस। बीइंग इन नॉमिनल अकाउंट, उनको आपने डेबिट करना है, और वो ड्राइंग्स किस में कर रहा है? कैश में। उसने कैश को विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग ड्राइंग मेड। अच्छा, ये एक क्वेश्चन होगा कि मैं सारे नरेशन में पहला लेटर वर्ड बीइंग क्यों लिख रही हूँ? है कन्वेंशन है, सब लोग लिखते हैं, और नंबर जनरली इतना ही देख के एग्जामिनर नंबर दे देता है।
तो बीइंग, आप भी जो भी सेंटेंस, जो भी फ्रेज लिख रहे हैं बीइंग से शुरू करिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ड्राइंग्स एक्सपेंस है 2000 से बढ़ा। इफेक्ट आपको कहाँ क्या देखने मिलेगा? देखो ये थोड़ा सा ना पेचीदा है। ड्राइंग्स बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाता है, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाता है और यहाँ पे कैश भी माइनस हो गया है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? लाइबिलिटीज में से ड्राइंग्स ऑफ 2000 to be deducted from capital और एसेट में कैश ऑफ 2000 रिड्यूस्ड। आओ लास्ट देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हमीद ऑन क्रेडिट फॉर 5000। चलो यहाँ पे हम हामिद का नाम दे दिया है, तो हमें क्रेडिटर ना करके क्या कर देना है? परचेजेस टू हामिद, और यही कैश पे हुआ रहता तो परचेजेस टू कैश। अच्छा, अगर कैश भी दिया है, हामिद का नाम भी दिया है, हमें तब हामिद के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें हमारे कैश की प्राप्ति हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हामिद। स्टूडेंट्स गुड, आपने उससे 5000 के लिए हैं। आओ जल्दी से इफेक्ट देख के ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। परचेजेस अगर किए हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ा होगा 5000 से, और हामिद को पेमेंट किए तो कैश घटा होगा 5000 से। तो एसेट में स्टॉक प्लस 5000 और कैश माइनस 5000। इसी के साथ बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का रेलेवेंट जर्नल का लेक्चर ख़त्म हुआ और कल हम लेजर और ट्रायल बैलेंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।